अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की आजकल खूब चर्चा हो रही है। पूरे मामले की एसआईटी जांच हो चुकी है, रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है तो आप गलत हैं। राजनीति और सत्ता की तरह ही भ्रष्टाचार का भी अपना एक इतिहास है और ये इतिहास चीख चीख कर कहता है कि जब बात पैसे की आती है तो इंसान भगवान को भी नहीं बख्शता। आज हिस्ट्री रिपीट्स के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे राम मंदिर से पहले भी इस देश के सबसे पवित्र मंदिरों को कुछ शातिर दिमागों ने अपना पर्सनल एटीएम बना रखा था। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर की, जिसके लिए देश में लंबी कानूनी लड़ाई हुई और इस कथित घोटाले को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा, ये जानने कि पैसे आते कहां से हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का मैनेजमेंट देखने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था। मंदिर निर्माण के लिए चले कैंपेन में अकेले जनवरी से मार्च 2021 के बीच 3,500 करोड़ रुपए आए और टोटल कंस्ट्रक्शन फंड 5,400 करोड़ से भी ज़्यादा था। जब 25 जनवरी 2024 को पहली बार आम लोगों ने दर्शन शुरू किए तो पहले ही दिन 3.17 करोड़ रुपए और शुरुआती 11 दिनों में 11 करोड़ रुपए का दान आया। 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट की कुल कमाई 327 करोड़ थी, जिसमें से 153 करोड़ रुपए सिर्फ डोनेशन से आए थे। रोजाना करोड़ों का कैश सोना और चांदी मंदिर में आता है और इसे गिनने के लिए 50 लोगों की एक टीम है। घोटाले की भनक तब लगी जब अयोध्या की गलियों में फुसफुसाहट शुरू हुई। लोगों ने देखा कि 15 से 18 हजार की नौकरी करने वाले कर्मचारी जो कल तक पुरानी बाइक पर चलते थे, वो अचानक एसयूवी और फॉर्च्यूनर में घूमने लगे हैं और करोड़ों की संपत्तियों के मालिक बन गए हैं। इन अफवाहों को और बल तब मिला जब ट्रस्ट के ही पूर्व चीफ अकाउंट्स ऑफिसर महिपाल सिंह सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये चोरी 2020-21 से ही बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चल रही थी। उन्होंने बताया कि कैश गिनने वाले जानबूझकर बाउचर में कम रकम लिखते थे, जैसे अगर 1 करोड़ आया है तो रिकॉर्ड में सिर्फ 85-90 लाख ही चढ़ाया जाता था। सोने चांदी के गहनों से भरे 10 बक्से बिना किसी रसीद के गायब कर दिए गए और सबूत मिटाने के लिए कैश गिनने वाले कमरे की 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट कर दी गई। महिपाल सिंह का दावा है कि उन्होंने जब इसकी शिकायत ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों चंपत राय और गोपाल राव से की तो अगले ही दिन उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया। इसी बीच हिंदू धर्म सेना के संतोष दुबे ने 16 जून 2026 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर मामले को और भी गंभीर बना दिया। उनका कहना है कि ये लूट आज की नहीं बल्कि 1989 से चल रही है और आंदोलन के दौरान कार सेवकों द्वारा दान की गई सोने चांदी की ईंटें भी गायब हैं, जबकि मिट्टी की ईंटें आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। अब बात करते हैं उन किरदारों की जो इस घोटाले में जांच के घेरे में हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का है। कुछ साल पहले तक टिन्नू अयोध्या की सड़कों पर ऑटो चलाता था, फिर वो एक नेता महेश नारायण का ड्राइवर बना, जहां से उसकी एंट्री कार सेवकपुरम में हुई। 1998 में वो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के संपर्क में आया और 2022 में महेश नारायण के निधन के बाद टिन्नू पूरी तरह चंपत राय का करीबी बन गया। 2019 में उसे ट्रस्ट में नौकरी मिल गई और दावा है कि मंदिर में आने वाले करोड़ों के चढ़ावे को कंट्रोल करने वाली टीम का वो अहम हिस्सा बन गया था। आज उसी टिन्नू के पास अयोध्या एयरपोर्ट के पास 70 कमरों का हॉस्टल, रेस्टोरेंट्स में हिस्सेदारी, लखनऊ में संपत्तियां और 50 करोड़ से ज़्यादा की दौलत होने का दावा किया जा रहा है। टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष को भी काउंटिंग टीम में लगवा दिया था, जिसके घर से पुलिस को 36 लाख रुपए कैश मिले हैं। दूसरा नाम लवकुश का है, जो पहले एक कार मैकेनिक था और बाद में 18-20 हज़ार की सैलरी पर काउंटिंग स्टाफ बन गया। जब पुलिस ने उसके घर छापा मारा तो अलमारी और गाय के गोबर के ढेर के नीचे से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुए। सोने चांदी के इंचार्ज केडी तिवारी समेत कुछ और लोग भी रडार पर हैं और अब तक जांच में 2 करोड़ कैश, गाड़ियां और आईफोन जब्त हो चुके हैं। इन सब में ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का नाम बार बार उछल रहा है। शुरुआत में उन्होंने चोरी की बात से साफ इनकार किया था, लेकिन अब वो चुप हैं। चंपत राय पर 2021 में भी एक बड़ा आरोप लगा था कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन महज 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली थी।
जब 7 जून 2026 को ये मामला सोशल मीडिया के जरिए राजनीतिक गलियारों तक पहुंचा तो दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। शुरुआत में महिपाल सिंह ने 7 करोड़ के गबन का आरोप लगाया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि यह आंकड़ा 200 करोड़ के पार जा सकता है। आखिरकार ट्रस्ट के कहने पर 13 जून 2026 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। इस टीम में लखनऊ के कमिश्नर, आईजी रैंक के पुलिस अफसर और फाइनेंस के स्पेशल सेक्रेटरी के साथ दिल्ली के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी को भी शामिल किया गया। विपक्ष से लेकर खुद सत्ताधारी पार्टी के कई बड़े नेता इस पूरी घटना पर सख्त नाराजगी जता चुके हैं। नेताओं ने इसे भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ और पाप बताते हुए मांग की है कि ट्रस्ट के खातों को पब्लिक किया जाए, निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को बाहर निकाला जाए। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इस खेल में बहुत ताकतवर लोग शामिल हैं। कुल मिलाकर बात बस इतनी है कि सिस्टम की कमजोरी और लचर मैनेजमेंट ने आम लोगों को करोड़ों का चोर बना दिया। जब किसी बड़े संस्थान में सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता और ऑडिट नहीं होता तो इंसानी लालच हावी हो ही जाता है। अब सारी नज़र एसआईटी की रिपोर्ट पर है और ये देखना बाकी है कि गायब हुए सोने के बक्से, डिलीट हुआ सीसीटीवी और इस पूरे घोटाले के असली मास्टरमाइंड कभी सामने आ पाएंगे या नहीं। फिलहाल तो राम भक्तों की आस्था सिर्फ राम भरोसे ही है। अब बात उस घोटाले की जो सबसे लंबा चला। 1990 से 2023 तक कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक से तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुमला पेड्डा जीएनगर मठ में एक नई भर्ती होती है, रवि कुमार, एक बेहद मामूली क्लर्क। किस्मत से उसकी ड्यूटी तिरुपति मंदिर के पराकामनी हॉल में लगा दी जाती है। वो अति सुरक्षित कमरा है जहां भगवान के दरबार में आने वाले रोजाना करीब 4 से 6 करोड़ के भारी भरकम कैश की गिनती होती थी। रवि कुमार का काम रोजाना उस हॉल में जाना और पैसे गिनना था। मंदिर प्रशासन को रवि बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा क्लर्क लगता था और उस सब से ऊपर बहुत ही डिसिप्लिन। वो रोज अपने टाइम पर ड्यूटी जाता, चढ़ावे की गिनती करता और घर चला जाता। लेकिन किसी को शक तक नहीं था कि रवि कुमार हर दिन गिनती के साथ अपना कट निकाल रहा है और ये कट 1 या 2 दिन नहीं, 1 साल या 2 साल भी नहीं, बल्कि 20 साल से ज़्यादा समय तक चलता रहा। रवि कुमार ने कोई रातों रात करोड़पति बनने का प्लान नहीं बनाया, उसने लॉन्ग टर्म गेम खेला। पराकामनी हॉल में नोटों के पहाड़ों के बीच बैठकर उसने एक बेहद सधा हुआ पैटर्न डिकोड किया। अगर वो गड्डियां पार करता तो पकड़ा जाता, इसीलिए उसने अपना टारगेट सेट किया विदेशी करेंसी। वजह साफ थी, विदेशी मुद्रा खासकर डॉलर वैल्यू में बहुत ज़्यादा होते हैं और साइज में इतने कि उन्हें आसानी से मोड़ा जा सके। 1990 के दशक से लेकर 2023 तक हर दिन वो अपनी शिफ्ट में जाता, भगवान का चढ़ावा गिनता और बहुत ही सफाई से अपना कट अपनी जेबों या कपड़े के अंदर खिसका लेता। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई लालच का दिखावा नहीं। 20 साल तक ये सिलसिला बिना किसी अलार्म को ट्रिगर किए चलता रहा। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये ऑडिटिंग और चेकिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेल्योर था। लेकिन हर परफेक्ट क्राइम में एक लूप होल होता है। रवि कुमार का लूप होल था उसका ओवर कॉन्फिडेंस। और फिर आता है अप्रैल 2023। हर रोज की तरह मंदिर में चढ़ावे की गिनती चल रही थी। तभी कंट्रोल रूम में बैठे एक एक्टिव सिक्योरिटी गार्ड की नज़र मॉनिटर पर गई। सीसीटीवी में रवि कुमार की बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल नहीं थी। उसके हाथ जिस तरह से कपड़ों की तरफ जा रहे थे, वो हाथ एक रूटीन क्लर्क के नहीं बल्कि एक घबराए हुए चोर के लग रहे थे। गार्ड ने तुरंत एक्शन लिया। रवि कुमार को हॉल से बाहर निकलते ही इंटरसेप्ट किया गया। जब उसकी फिजिकल तलाशी शुरू हुई तो जांच अधिकारियों के होश उड़ गए। उसने नोटों को छिपाने के लिए अपने शरीर और कपड़ों का इस्तेमाल किया था। उसकी पैंट और यहाँ तक कि अंडरगारमेंट्स के अंदर से $100 के 9 नोट यानी कुल $900 मतलब कि लगभग 75,000 रुपये बरामद किए गए। एक दावा यह भी किया गया कि रवि के पास उस दिन करीब $11,300 मिले थे यानी करीब 9 लाख रुपए। लेकिन एफआईआर में $900 का जिक्र है तो हम $900 मानकर ही चलते हैं। रवि सिर्फ विदेशी करेंसी को टारगेट करता था क्योंकि उसको छिपाना आसान होता था। जब मामले ने तूल पकड़ा तो जांच एजेंसियों ने कमान अपने हाथ में ली। रवि कुमार के पिछले 20 सालों के बैंक रिकॉर्ड्स और संपत्तियों की जांच शुरू हुई। आंध्रा पुलिस और विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड सामने आए वो सन्न करने वाले थे। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके रवि कुमार ने करीब 100 करोड़ से ज़्यादा का साम्राज्य खड़ा कर लिया था।
ये सब हुआ एक ऐसे काउंटिंग सेंटर में जहां 22,000 वर्ग फुट में करीब 108 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रवि कुमार ने सेटलमेंट करने की भी कोशिश की, सफल भी हुए। मई 2023 में रवि ने अपने नाम की 7 संपत्तियां टीटीडी को दान में दे दी। सितंबर 2023 में लोक अदालत में मामला सेटल हो गया, रवि कुमार आज़ाद हो गए। लेकिन सितंबर 2025 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक नागरिक की याचिका पर लोक अदालत के आदेश को निलंबित कर दिया और सीआईडी को मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड जब्त करने का निर्देश दिया। फिलहाल मामला कोर्ट में है। ये कहानी एक ऐसे खेल की है जहां भगवान के खजाने में भी सेंध लग गई। एक आदमी वो है जो आज लंदन में बैठा है और जिस पर भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रुपए बकाया है, और दूसरी तरफ उसी का दान किया हुआ सोना है जिसे उसी के देश में बड़ी चालाकी से गायब कर दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 से। उस समय किंग ऑफ गुड टाइम्स यानी विजय माल्या का सिक्का चलता था। माल्या ने केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के मुख्य परिसर, जिसे सन्निधानम कहा जाता है, उसको चमकाने का फैसला किया। उन्होंने मंदिर को भारी मात्रा में दान किया, 30 किलो सोना और 1900 किलो तांबा। मकसद था मंदिर के कुछ हिस्सों पर सोने की परत चढ़ाना। काम पूरा हुआ और मंदिर की आभा और बढ़ गई। माल्या बाद में देश छोड़कर भाग गया, लेकिन उसका दिया सोना भगवान के दरबार में सुरक्षित था, या कम से कम तब तक सबको ऐसा ही लगता था। समय बीता और साल आया 2019। मंदिर प्रशासन ने तय किया कि द्वारपालक मूर्तियों और पीठम की मरम्मत की जाएगी। सोने की परत वाले इन हिस्सों को मरम्मत के लिए चेन्नई की एक फर्म में भेजा गया। जब इसे भेजा गया तब इसका वजन था 42.799 किलो, जिसमें 38.258 किलो तांबे के पैनल और उसके ऊपर 4.541 किलो सोने की परत चढ़ी थी। लेकिन जब 39 दिनों के बाद ये सामान वापस आया तो उसमें एक बड़ा झोल था। लौट कर आए गोल्ड प्लेटेड तांबे के पैनल का कुल वजन 38.258 किलो था। मतलब तांबे की पैनल के ऊपर से सोने की परत गायब हो चुकी थी। इस चोरी को छुपाने के लिए दस्तावेजों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। रजिस्टर में इन कीमती पैनल्स को गोल्ड प्लेटेड कॉपर प्लेट्स लिखने की बजाय सिर्फ कॉपर प्लेट्स दर्ज किया गया। मकसद साफ था कि किसी को भनक ना लगे कि इसमें सोना भी शामिल था और उसका कुछ हिस्सा गायब हो चुका है। मामला शायद दब भी जाता, लेकिन फिर आता है 7 सितंबर 2025। मंदिर से फिर एक बार सोने की परत वाले हिस्से को रेनोवेशन के लिए नाम पर हटा दिया गया। 10 सितंबर 2025 को सबरीमाला के स्पेशल कमिश्नर ने केरल हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि ये काम उन्हें बिना कोई पूर्व सूचना के दिया गया है। कोर्ट ने मामले की सीरियसनेस को देखते हुए सुओ मोटो लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। 6 अक्टूबर 2025 को केरल हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाने के निर्देश दिए। जांच शुरू हुई और कड़ियां जुड़ने लगी। जांच टीम ने तिरुवनंतपुरम में एक घर पर छापा मारा। घर किसी और का नहीं बल्कि स्पॉन्सर उन्नी कृष्णन पोट्टी की बहन का था। वहां से मंदिर के 2 पेडेस्टल बरामद हुए, जिन्हें मरम्मत के नाम पर ले जाया गया था। जांच आगे बढ़ी तो इसके तार मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ने लगे। जनवरी 2026 में इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हुई और केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक तक ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। फिलहाल मामला केरल हाईकोर्ट में चल रहा है और जांच अपने अंतिम चरण में है। अब चलते हैं साउथ इंडिया के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी। यहाँ सीधे तौर पर चोरी नहीं हुई, बल्कि सिस्टम ने घोटाला किया। यहाँ का लड्डू प्रसादम सिर्फ प्रसाद नहीं है, एक इमोशन है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। लेकिन 2019 से 2024 के बीच जो हुआ उसने करोड़ों भक्तों का धर्म भ्रष्ट कर दिया। क्रोनोलॉजी समझिए। तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए घी का टेंडर निकलता है। एक कंपनी है भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी, जो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है। नाम में भी भोले बाबा है, तो सबको लगा कि सब शुद्ध होगा। 2019 से लेकर 2024 तक इस कंपनी ने मंदिर को 68 लाख किलो घी सप्लाई किया, जिसकी कीमत थी लगभग 250 करोड़ रुपए। 18 सितंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया। उन्होंने सीधे तौर पर दावा किया कि पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के पवित्र लड्डू प्रसादम को बनाने में शुद्ध गाय के घी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बल्कि उसमें जानवरों की चर्बी, मछली का तेल और सूअर की चर्बी मिलाई जा रही थी। नायडू ने हवा में बातें नहीं की थी,
उन्होंने गुजरात स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक लेबोरेटरी रिपोर्ट का हवाला दिया था। 9 जुलाई 2024 को लैब को सैंपल मिले थे और उसकी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई थी कि प्रसाद वाले घी में फॉरेन फैट बीफ और लॉर्ड के अंश मौजूद हैं। जब बवाल मचा तो सीबीआई एसआईटी ने एंट्री मारी और सच बाहर आ गया। जांच में पता चला कि ये भोले बाबा डेयरी अपनी फैक्ट्री में ना तो दूध का उत्पादन करती थी और ना ही मक्खन का। तो फिर 68 लाख किलो घी आया कहाँ से? जवाब, वनस्पति तेल, पाम ऑयल और केमिकल एडिटिव्स। असली गाय के घी के नाम पर यह सस्ता और घटिया केमिकल भगवान को चढ़ाया जा रहा था और भक्तों को खिलाया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी कोई मास्टरमाइंड थी। बिना अंदर के आदमियों के इतना बड़ा स्कैम पॉसिबल ही नहीं था। सीबीआई एसआईटी की जो चार्जशीट आई उसमें 36 लोगों को नामजद किया गया और गेस करिए इनमें से 9 लोग कौन थे? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अपने बड़े अधिकारी। फर्जी रिकॉर्ड बनाए गए, लैब की टेस्टिंग रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया और टेंडर पास होते रहे। घटनाएं केवल यहाँ तक सीमित नहीं हैं। फिर चाहे वो 2004 में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के चंदा मिसमैनेजमेंट की घटना हो या महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर का दानपेटी घोटाला हो या श्रीपद्मनाभ स्वामी मंदिर में 2014 की ऑडिट रिपोर्ट के बाद सामने आई गड़बड़ी हो, पैटर्न सब जगह लगभग एक ही है। मंदिर बदलते हैं, भगवान बदलते हैं, लेकिन चोरी करने वालों की नीयत नहीं बदलती। जब आस्था और पैसे की मिलावट होती है तो हमेशा पैसा ही जीतता है। भक्त अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ लोग उसे अपनी जागीर समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान तो पत्थर की मूर्ति में है, वो कौन सा पुलिस में कंप्लेन करने जाएंगे। अयोध्या में आज जो हो रहा है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो इसी करप्ट इकोसिस्टम का एक और रिपीटेड चैप्टर है। 1990 से 2026 तक तारीखें बदल गईं, अमाउंट बदल गया, लेकिन आस्था को कैश करने का ये धंधा कभी मंदा नहीं हुआ। जब तक मंदिर मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, ऑडिट पब्लिक नहीं होंगे और इन धर्म के ठेकेदारों को जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा, तब तक ऐसे ही चंदा चोरी होती रहेगी और हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जिंगाबाद।